जी हो गई है मैम, अच्छी। चलिए, अच्छा ये बताइए, सबसे पहले कोमल से प्रश्न है कि कोमल जी ये बताइए कि जो टेक्नोलॉजी है, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी हम सुनते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, तो टेक्निक जो है उनका जूलॉजी में कहाँ कहाँ उपयोग आपको दिखाई देता है? चलिए बताइए। हम डिसीज को क्योर करने में यूज किया जाता है एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी जो है वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि न्यू कैरेक्टर्स जो है वो इवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ इसके और इसके अलावा हम कई सारे डिसीज को क्योर करने के लिए भी जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा, चलिए और बताइए कि जो टेक्निक है, नई नई टेक्निक्स हैं, उनका हम जूलॉजी में कहाँ यूज़ करते हैं? बताइए, आप लोग बताइए, जो नई नई टेक्निक्स हैं उनका जूलॉजी में कहाँ यूज़ देखने को मिलता है? मैम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम जो एनिमल्स की ब्रीड है वो एनिमल्स की ब्रीड इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करवा सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, वैक्सीन्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, अच्छा बताया आपने। अच्छा ये बताइए कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया और हो ही जाएगा, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं तो उसमें आप साइंटिफिक जो सोच है उसको कैसे डेवलप करेंगे? क्योंकि जब पहली बार स्कूल को छोड़ के स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज में, तो उनमें इस तरीके की कोई सोच वोच नहीं होती कि हाँ ठीक है, तो वैज्ञानिक सोच जो है उसको कैसे निर्मित करेंगे आप? इसको ऐड करिए, बताइए आप लोग। हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो मैम। हाँ जी बताइए, अपने अपने विचार दीजिए। हाँ मैम बताइए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए दिशा मैम, जी। जैसे हम देखा जाए प्राचीन काल में नदियों में हम सिक्के डाला करते थे, जब हमारे यहाँ सोने और तांबे के सिक्के हुआ करते थे ना, लेकिन आज ना जो ये वाले नॉर्मल सिक्के आ रहे हैं, ये तो लोहे के बने आ रहे हैं या अलग उसके बने आ रहे हैं, तो इससे नदियों में पानी प्रदूषित होता है, जो कि वहाँ रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करता है। तो हम उनको ये जागरूक करेंगे कि जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो कुछ दूसरे उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन अभी हमें उसको सोच के उस पारंपरिक चीजों को ना जोड़ के कुछ अलग कर सकते हैं हम उसके लिए। तो ये भी एक रोचक तथ्य हो सकता है बच्चों के लिए। अच्छा, वैज्ञानिक सोच डेवलप करने का कि हम प्राचीन काल से ही उसको डालते आ रहे हैं, यानी कि तो उसका उद्देश्य एक ही था, है ना? उसका चलो, उद्देश्य शुद्ध करने के लिए था, चांदी शुद्ध करती थी, लेकिन अभी जो है वो लोहे के सिक्के आ रहे हैं तो वो तो पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। चांदी के साथ साथ तावा, हाँ बस। तावा कॉपर। चलिए, हाँ और आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइए, अपने अपने विचार दीजिए। ऐसा प्रश्न नहीं है कि रटा रटाया प्रश्न हो, आप लोग इसको इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बताइए कि अपने जो आपके, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपके जो स्टूडेंट्स हैं तो उसमें आप वैज्ञानिक जो सोच है उसको कैसे डेवलप करेंगे, उनको किस तरीके से समझाएंगे विज्ञान से जोड़ के हर बात को, बताइए। हाँ जी, आप लोग सुन पा रहे हैं? सबसे पहले अपने माइक जो है उनको अनम्यूट कर लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? जयप्रकाश जी, जी मैम। हाँ बताइए। मैम, बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने हेतु तो हम विज्ञान विज्ञान की जो बहुत सारी बातें हैं, लगभग सभी बातें हैं, वो तथ्यों और प्रमाण के आधार पर चलती है। तो जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों को, जैसे भूत प्रेत या तंत्र मंत्र जादू टोटका ये चीजें हैं, तो इन चीजों को हमें समझाना होगा कि तंत्र मंत्र या जादू टोटके ये जो होते हैं ये असत्य नहीं है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं या बहुत सारे जो हम अपने आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में जो चीजें हमें देखने मिलती है, कुछ ऐसी घटना है जो अंधविश्वास पर आधारित होती है, उनको हम वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर उन्हें समझाएंगे, जिससे विज्ञान के प्रति उनकी में रुचि जगेगी और वो विज्ञान की चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। काफी अच्छा बताया आपने, और कोई इसको बताना चाहेगा? जयप्रकाश जी ने भी काफी अच्छा बताया। चलिए, आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि अपने जो स्टूडेंट्स उनमें वैज्ञानिक सोच को किस तरीके से जो है आप डेवलप करने का प्रयास करेंगे, क्या करना चाहेंगे, वो किस तरीके से समझाएंगे? मैं इसमें एक दो उदाहरण भी दे सकता हूँ हाँ मैम। बताइए बताइए। जैसे मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो मैंने देखा है कि गर्मी के दिनों में जो धान की जो खरी होती है, जो धान का पूरा पैरा रहता है, उसमें अचानक आग लग जाती है। तो ये सोचा जाता है कि या तो किसी ने दुश्मनी से आग लगा दी है या फिर किसी भूत प्रेत का साया है जिसकी वजह से
आपका जो पैरा होता है, परारी बोलते हैं उसको, परारी। पराली, तो उस पे आग लगती है, तो उसको हम बता सकते हैं कि उस जो कि वो प्लांट प्रोडक्ट है और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और बैक्टीरिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें सडनली उसमें आग लग सकती है। उसी तरह मैं शमशान घाट को लेके बोलना चाहूँ कि अंधेरी रात में जब 1 बजे रात को हम शमशान घाट की ओर नजर डालें तो बड़ा कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, तो लोग भी सोचते हैं कि चुड़ैल या कोई भूत प्रेत, भूत प्रेत। डायरेक्ट भूत प्रेत है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे बोन्स में जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस में जो है वो लाइट उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से शमशान घाट में यदि कुछ चमकदार में दिखाई देता है तो वो आश्चर्यजनक चीज नहीं है, वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। ओके, मतलब इस तरीके से उनका इंटरेस्ट फिर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना? मैम ठीक ऐसे स्नेक बाइट का लिख सकते हैं, क्या? सांप काटने पर झाड़ा फूकी करवाना। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी चलिए। चलिए अच्छा ये बताइए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है और जूलॉजी जो हमारा जीव, ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन है, इसको किस तरीके से आप बताएंगे? बताइए, प्राणी शास्त्र हमारा जूलॉजी और जो एनवायरनमेंट है इसमें क्या रिलेशन है, संबंध है? चलिए अब मैं एक एक करके प्रश्न पूछ रही हूँ। हाँ जी, फरीदा जी आप बता रही थी क्या? फिर बताइए, फिर दीपक जी बताएंगे। दीपक जी सोच के रखिए इसका आंसर। बताइए। मैम जो पूरा एनवायरनमेंट है वो इंटरकनेक्टेड रहता है, वो एक दूसरे के बैलेंस से बना होता है। जो जूलॉजी है उसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, पर ये जो एनिमल्स है ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर बाय चांस एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट का नंबर बढ़ जाएगा, और प्लांट का नंबर बढ़ जाएगा तो वो पूरा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए जूलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों इंटरकनेक्टेड है। साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिग्रेडेशन करते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, और इसी तरह से पूरा जो एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस बना रहता है। चलिए काफ़ी ठीक था, अच्छा था। हाँ दीपक जी आप बताइए। चलिए जी मैडम, एनवायरनमेंट जो होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो जूलॉजी की स्टडी के अंतर्गत आता है, इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें हम ये स्टडी करते हैं किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट या अदर एक्वाटिक एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, या किस तरीके से उनका इकोसिस्टम में महत्व है। और अगर जूलॉजी के माध्यम से हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाता है कि इकोसिस्टम को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। अच्छा, अभी आपने इकोलॉजी बताया तो मुझे बताइए इकोलॉजी क्या होता है? Ecology is the interaction between abiotic and biotic factor. Study of interaction between abiotic and biotic factor. मुझे एबायोटिक फैक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। Abiotic factor means non living factors कहलाते हैं, जो कि जैसे कि लाइट, टेम्परेचर। देखिए एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आप है ना हिंदी में आंसर देते हैं तो प्योर हिंदी में दीजिए, और अगर इंग्लिश में देते हैं तो प्योर इंग्लिश में दीजिए। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, एक ही लैंग्वेज। जैसे कि फॉर्म वगैरह भी रहते हैं तो हिंदी में रहता है तो हम हिंदी में फिल करते हैं, इंग्लिश में रहता है तो इंग्लिश में फिल करते हैं, तो उसको इस तरीके से तो अच्छा लगता है थोड़ा। चलिए हाँ, और कोई बताएगा? बताइए। चेन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से बताइए? बताइए, दिशा पहले बताएंगी, बताइए दिशा। मैम फूड में वो फूड चेन को भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। हाँ, मतलब करिए। जैसे फूड चेन, एक उत्पादक, फिर प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ऐसे और फिर अप टू डन करता आते हैं, तो वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। तो ये इकोसिस्टम इसका एक बैलेंस के रूप में चलता है। फिर इसी तरह से खाद्य जात बनता है जिसमें सारे जीव एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे घास बढ़ रही है तो उसको फिर प्राइमरी उपभोक्ता कंज्यूम करेंगे तो घास का लेवल कम होगा। फिर ऐसे हमारे जब प्राइमरी उपभोक्ता बढ़ेंगे तो उनको खाने से सेकेंडरी उपभोक्ता आएंगे। तो इस तरह से एक प्रक्रिया चेन के रूप में चलती रहती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सभी एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है ना? ठीक है, चलिए इसको अच्छे से फ्रेमिंग करना सीखिए दिशा जी, ठीक है। आपका जो कहना चाह रही थी वो तो ठीक था, लेकिन अच्छे से फ्रेमिंग करना सीखिए इसको। चलिए अच्छा ये बताइए, प्रोजेक्ट जो टाइगर लाया गया था तो उसको लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर? ठीक है, इसको मुझे 5-6 सेंटेंस में बताइए, इसके उद्देश्य बताइए। ये नहीं बताना कब लाया गया, बस ये बताना इसको लाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। चलिए प्रतिभा जी आप बताएंगी, और इसके बाद जो है क्या देखने को मिला, हाँ कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ ये भी बताएंगे। चलिए। जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लाने का उद्देश्य था, ये तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन
बेस के उसके कंजर्वेशन के लिए कि जिनकी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है डे बाई डे, उनको इंप्रूव करने के लिए। और प्रोजेक्ट टाइगर के साथ नॉट ओनली वी आर प्रोजेक्ट टाइगर ओनली, और अदर एनिमल्स भी हैं तो उनको भी कंजर्व वहाँ पर किया जाता है। जैसे प्रोटेक्टेड एरिया में उनको रखेंगे तो अदर जो एनिमल्स हैं वो भी कंजर्व होंगे। उसके साथ जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट को भी हम इसके साथ ही कंजर्व कर रहे हैं। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए। हाँ टाइगर प्रोजेक्ट जयप्रकाश जी, सुचि जी को बताने दीजिए उसके बाद, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न। हाँ सुचि जी बताइए। यस मैम, प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1973 में लाया गया था, इसका मेन उद्देश्य था भारत में तेजी से घट रही बाघों की संख्या को बचाना था। और इसको बचाने के लिए सरकार को आवाज को ना नष्ट होने के बाघ के आवाज को बचाकर और उसके अवैध शिकार को बचाना, जिससे कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हाँ, का संरक्षण भी उद्देश्य था संरक्षण, मैडम। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा बताया आपने। चलिए, अच्छा ये बताइए कि अगर हम बात करें कि प्रदूषण, तो पॉल्यूशन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, तो एक एक पॉल्यूशन और उनका जो है जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, सिर्फ शॉर्ट में बताइए। और सद्भावना जी आप बताएंगे पॉल्यूशन के टाइप जो है, पॉल्यूशन की डेफिनेशन मुझे सबसे पहले तो डेफिनेशन भी बता दीजिए आप, पॉल्यूशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, और सभी प्रकार के पॉल्यूशन को डिटेल में नहीं बताना है, नाम करके और उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? तो ये बताना है, लिविंग या नॉन लिविंग जिस पर भी पड़ रहा हो। चलिए सद्भावना जी जल्दी बताइए शॉर्ट में, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, 10-12 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो शॉर्ट में बताइए। चलिए सद्भावना जी जल्दी बताइए। मैम पॉल्यूशन मीन्स होता है जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल केमिकल या फिर सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, तो उसी को बोलेंगे पॉल्यूशन। मतलब जो भी अनवांटेड थिंग्स होती हैं वो पॉल्यूशन कहलाती है। पॉल्यूशन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में एयर में हार्मफुल जब गैसेस मिक्स हो जाती हैं, डस्ट या फिर स्मोक आ जाता है, हो सकते हैं। इसमें एनिमल्स में रेस्पिरेटरी डिसीजेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और फिर आएगा वाटर पोल्यूशन। मैम वाटर पोल्यूशन में मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ओके, ठीक है। अच्छा, पॉल्यूशन की डेफिनेशन जो है थोड़ा मुझे अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे ये भावना जी आप बताइए पॉल्यूशन की डेफिनेशन, सिर्फ ओनली डेफिनेशन बताइए। जी मैम, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनीथिंग लाइक गैसेस केमिकल्स इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। अधिकता। रेशियो हाँ, हो जाता है। चलिए आप चलिए ठीक है, लेकिन हाँ मैं अभी और कुछ सुनना चाहती हूँ। हाँ जयप्रकाश जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बताइए। प्रदूषण हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले अवांछित पदार्थ जो जीवों पर दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। तो ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। एयर में पाए जाने वाले पॉल्यूशन जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं, वाटर पॉल्यूशन, इन्फेक्टेड वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर, डायरिया जैसे डिसीज कॉज कर सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन में पेस्टिसाइड या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की वजह से सॉइल की क्वालिटी अफेक्टेड होती है। और साउंड पॉल्यूशन का जीवों के स्वास्थ्य पर और एनवायरनमेंट पर, साथ ही सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। एक सेकेंड जयप्रकाश जी, मैंने आपसे पॉल्यूशन पूछा था और आपने क्या बोला? पॉल्यूटेंट, प्रदूषक बताया था। तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो फैक्टर कारक है वो प्रदूषक कहलाते हैं, लेकिन मैंने प्रदूषण पूछा था और आपने क्या बोला था कि मुझे डेफिनेशन थोड़ा मैं भूल गई, लेकिन उनको प्रदूषक कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट के कारण पॉल्यूशन होता है, लेकिन मैंने तो प्रदूषण पूछा था। चलिए, तो आपने मेन जो करा ना फोकस किस पर? पॉल्यूटेंट पर। चलिए सुचि बताइए आप, फिर मैं किसी और से पूछती हूँ, इसको पास करती हूँ आगे। हाँ बताइए सुचि। प्रोसेस है, किसी भी प्रकार के जो हानिकारक पदार्थ है वो हवा, पानी, मिट्टी या एटमॉस्फेयर में मिलकर प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे कि जीव जंतुओं पौधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए दीपक जी आप बताएंगे। दीपक जी
हाँ बताइए। जी प्रदूषण की परिभाषा बता रहा हूँ। हाँ प्रदूषण की परिभाषा ये है मैडम कि वातावरण में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऐसा परिवर्तन जो कि जीवों की ग्रोथ में हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, प्रदूषण कहते हैं। अच्छा है। तो जयप्रकाश जी ने भी ठीक बताया, लेकिन उन्होंने मेन जो फोकस है वो पॉल्यूटेंट पर कर दिया था। ठीक है, प्रदूषक कहलाते हैं। तो प्रदूषक ठीक है, जो प्रदूषक हैं उनके कारण ही प्रदूषण उत्पन्न होता है, लेकिन दीपक की जो परिभाषा थी अच्छी थी, हर प्रकार के बायोलॉजिकल, ठीक है, भौतिक, रासायनिक, जैविक की हर प्रकार का अच्छा था आपका। चलिए, अच्छा ये बताइए कि अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सुना है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जी मैम। तो इनसे किसी प्रकार का पॉल्यूशन जो है उत्पन्न होता है क्या? शिवांशु बताएंगे मुझे, शिवांशु बताएंगे। रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। हाँ शिवांशु बताइए। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं इनमें से। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनका प्राइमरी उद्देश्य और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना। हम सारे रेडियो एक्टिव जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, इन सभी को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और डिफेंस के कई सारे जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनको बनाया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करके। एक मिनट शिवांशु, एक मिनट। दिशा, दिशा वो शायद आपका बेटा है, उसको थोड़ा साइड में कर लीजिए, थोड़ा आवाज आ रही है। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोडक्टिव बहुत है, लेकिन इनके साथ में कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, जैसे कि इनको डिग्रेड करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, इनको इजीली डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो इनका जो डिस्पोजल है वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर इनसे थोड़ा बहुत भी ट्रांसमिशन हुआ रेडिएशन से, तो ये एनवायरनमेंट को, ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को, फ्लोरा, सभी चीजों को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। और इसके कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आ भी चुके हैं, जैसे कि चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि 3 माइल इंसिडेंट हुआ। इन सभी के कारण हमें देखने में आता है कि ये जितने ज्यादा एडवांटेजियस, उतना ही ज्यादा इनको अच्छे से यूटिलाइज करने की जरूरत है। साथ ही साथ जब इनको हम डिस्पोज करते हैं तो ये ग्राउंड वाटर की को कंटेमिनेट करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को कंटेमिनेट करते हैं। अल्टीमेटली ओवरऑल जितनी डायमेंशंस हो सकती हैं वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट अपना क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप लोगों से बोलना चाहूंगी, जो लोग भोपाल के हो वो थोड़ा MIC जो है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस त्रासदी, सुना होगा आपने, कब हुई थी ये? बताइए। 1982 दिसंबर मिडनाइट। हाँ तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हर किसी से, मतलब केमिस्ट्री अगर आपका होता केमिस्ट्री सब्जेक्ट से तो पूछा जाता जरूर, लेकिन जो चूंकि आपका जूलॉजी से है तो हो सकता पूछ लिया जाए। तो भोपाल से जो हो या आसपास के हो तो अच्छे से उसको एक बार थोड़ा सा देख लेना, कब हुआ था, यूरेनियम कार्बाइड जो था उसका कारखाना था, बस ज़्यादा नहीं पूछेंगे। और इसका जो है हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, तो बताइए क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी तक उस क्षेत्र से अगर हम बात करें, जो बच्चे हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है अभी तक, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ बताइए। जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट हो जाएगा और उनमें बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स आने लगते हैं। तो ये डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो हो सकता पूछ लिया जाए, क्योंकि हमारे प्रदेश की जो कैपिटल है राजधानी, उसमें ये हुआ था। चलिए, तो इसको थोड़ा देख लेना, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, दिमाग घूम गया, भोपाल से कोई है तो बस पूछ ही लेते हैं। मान लीजिए कोई जो आपके मेंबर हैं पैनल में तो वो भोपाल से हैं तो वो पूछ लेते हैं इस तरीके से। चलिए, अच्छा ये बताइए जूलॉजी और बात करें जेनेटिक्स, ठीक है, अभी हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखा था, अब ये बताइए जूलॉजी और जेनेटिक्स जो है इसका एक दूसरे को कैसे आप जो है कनेक्ट करेंगे, या जेनेटिक्स और जूलॉजी है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है, बताइए। हाँ बताइए फरीदा जी। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और एनिमल्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो सिंपली मियोसिस के थ्रू और क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आते हैं, तो ये हम जेनेटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। फिर कोई भी डिजीज का अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पढ़ते हैं। तो जूलॉजी और जेनेटिक्स दोनों इंटरकनेक्टेड है, अगर हमें देखना है चेंजेस तो उसके लिए जेनेटिक्स देखना ही पड़ेगा। ओके, जेनेटिक्स तो ठीक है। अब ये बताइए कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जो है इसके बारे में सुना है आप लोगों ने, जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो हाँ, इसके यूजेस बताइए थोड़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन। अब इसका प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या हमको लाभ है?
मैम जैसे कि इकोलाई के प्रोडक्शन से हमें इंसुलिन ऑब्टेन होता है, बहुत सारे हार्मोन थेरेपी के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हार्मोन का कलेक्शन होता है। ओके, चलिए तो एक अगर बात करें पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो ये क्या होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स बताइए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? पॉपुलेशन के जीन पूल की स्टडी पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाती है। जीन पूल, तो सबसे पहले बताइए जीन पूल क्या है? जीन आपसे ही पूल पूछ रही हूँ, हाँ बताइए दीपक जी। जीन पूल जो होता है, जो एक किसी पॉपुलेशन में जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज है, उन सबका जितने जीनोटाइप होते हैं उनका टोटल कहलाता है। अच्छा, इसका इवोल्यूशन में क्या रोल है? जीन पूल के माध्यम से ये पता चलता है कि किस तरीके से स्पीसीज ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है या अचानक इवॉल्व हुई है, उनमें किस तरीके से इवोल्यूशन आया है। यानी कि हम इससे इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। जी ओके, चलिए इसको ठीक है आपने बोला, लेकिन कोई और इसको बताना चाहेगा आप लोगों में से? हाँ जी, जो भी बताना चाहे बताइए। सिंडिका जी, मैम हाँ बताइए। फरीदा जी बता दी, चलिए बताइए। एक पॉपुलेशन में टोटल जितने भी जीन्स और उसके अलील्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम जीन पूल बोलते हैं। इससे जितनी भी वैरायटी अराइज हो रही है, जो भी हो रहा है, वो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है। जैसे कि आई कलर के बहुत सारे अलील्स है ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो जीन पूल का रोल सारी वैरायटीज को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्पफुल होता है। ओके, अब थोड़ा एक दो एनवायरनमेंट से, क्योंकि एनवायरनमेंट से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कल मैंने पूरे फाइलम वाइज ही पूछे, तो आज थोड़ा एनवायरनमेंट वगैरह देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, हमारे मध्य प्रदेश में कोई ऐसे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित रहे हो, उनके नाम बताइए। मेघा पाटेकर, हाँ, और बाबा आमटे, तो इनके बारे में बताइए, इन्होंने क्या किया था? मेघा पाटकर जी ने जो सरदार सरोवर बांध है उसकी ऊंचाई बढ़ रही थी, उसका विरोध किया था, क्योंकि उसमें बहुत अधिक क्षेत्र डूब में आ रहा था। डूब क्षेत्र, तो जो है सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में ये जो उन्होंने अपना आंदोलन किया था, तो कहाँ किया था? मध्य प्रदेश में तो किया था, मध्य प्रदेश में ही पर्टिकुलर कहाँ किया था? हर्षूद, हर्षूद सुना है आप लोगों ने? हर्षूद, तो हर्षूद में क्या हुआ था? काफी चर्चा में रहा था उस समय। अच्छा, ये हर्षूद कहाँ है? खंडवा, खरगोन, कहाँ पर है? खंडवा में, खंडवा जिले में। चलिए, तो खंडवा जिला आपसे रिलेटेड आपने कोई न्यूज़ वगैरह पढ़ी है अभी एक दो दिन में? हाँ जी, प्रतिभा जी बताइए, आप कुछ बता रहे थे। मैं अभी एक दो दिन की कोई न्यूज़ सुन रही हूँ, अगर खंडवा से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, खंडवा खरगोन से रिलेटेड, तो आपने सुना? डिक्लेयर किया हमारे तो दिशा जी, सीएम का नाम क्या है? कौन से नंबर के सीएम है? 14वें? पक्का? अच्छा, पहले सीएम कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल जी। चलिए, तो सही बताया जयप्रकाश जी ने। इसके साथ साथ जो है खंडवा में अगर बात करें तो हमारे मोहन यादव जी ने जो क्रोकोडाइल है उनको भी छोड़ा है, ठीक है, नर्मदा नदी में। चलिए, इंदिरा सागर डैम है, उसमें सुना है इंदिरा सागर डैम के बारे में आप लोगों ने? हाँ, तो इसमें एक दो दिन पुरानी न्यूज़ है, तो थोड़ा देख लीजिए। आपने पढ़ा था? चलिए, अच्छा ये बताइए कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, और जो है इसको देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जरूरी था क्लासिफाई करना, इतना सब याद करना पड़ता है? बस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बस प्रोटेस्ट और कुछ नहीं था उसमें। पंजाई को लेके पंजाई। चलिए, तो ऐसे नहीं देना है, जब आपको पूरा अच्छे से आंसर आए, अच्छे से सोच के। अब अगली बार पूछूंगी आपसे, इसी को फ्रेमिंग अच्छे से करके रखिए। हाँ जी, अभी तक किसने? प्रमला जी ने आंसर नहीं दिया। प्रमला जी,
ये है। चलिए इसको अच्छे से बताइए, आप लोग भी इसको सोच के रखिए, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। जिसने अभी तक आईपी आंसर नहीं दिए नेक्स्ट उनका नंबर है। चलिए बताइए। मैम क्वेश्चन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रही हूँ। जी मैम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्य शुक्कर ने दिया था 1962 में, और इसमें आप 5 जगह आए थे, जिसमें से प्रोटिस्टा, संजाई, चलिए इसको पास करते हैं आगे, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ जी सिनका जी आप बताएंगी? यस मैम। हाँ बताइए। मैम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्य भट्टेकर ने 1969 में दिया था। इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 क्लासेस में 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। मैम पहली क्लास की मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो इनके थोड़ा एग्जांपल दे सकती हैं आप एक एक? हाँ मैम यस मैम मोनेरा में सॉरी मैम प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। और मैम प्रोटिस्ट में प्रोटोजोआ आ जाते हैं। और फंजाई तो फंजाई एक अलग ही किंगडम है। और फिर प्लांटी में प्लांट्स आ जाते हैं, और एनिमलिया में एनिमल्स आ जाते हैं। चलिए तो इसके बाद जो है, हाँ बताइए देशा। विक्टर ने फंजाई जगह दिया था क्योंकि वो कंफ्यूजन हो रहा था कि इसको प्लांट में रखा जाए या फिर, क्योंकि ये ना प्रोटोजीवी होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो इस वजह से फिर यहाँ पे एक अलग जगह बनाया जिसे फंजाई जगह कहा। चलिए मुझे बताइए कि फंजाई जो है कुछ ऐसी फंजाई जो हमारे लिए यूजफुल होती है, उनके नाम बताइए। मैम हाँ हाँ मैम हमने पढ़ा है कि फंजाई इकोट्रॉपिक होता है, मतलब हमने बोला है कि वो खाना भी बनाते हैं। नहीं खाना नहीं बनाते हैं। कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक। खाना नहीं बनाते हैं, नहीं खाना नहीं बनाते, अपना खाना नहीं बनाते हैं वो। फंजाई कभी अपना खाना नहीं बनाता। अभी मैं आप लोगों से आपके क्वेश्चन देख पूछ रही हूँ, फाइनल तो मैं बताऊंगी। हाँ हाँ जी बताइए दिशा क्या बोल रहे थे? चलिए हाँ जी बताइए। और कौन बता रहा था इसको? बताइए। हाँ दीपक जी से मैंने कहा था, आप सोच के रखिए। दीपक जी अब बताइए। क्लासिफिकेशन में फंजाई बताना। नहीं आपको पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन जो है उसको अच्छे से फ्रेमिंग करके बताना है। आप टूटा फूटा लैंग्वेज में बता रहे थे। चलिए। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है विक्टर ने दिया था, और इसको 1969 में दिया गया था। और इसमें जीवों को सेलुलर आधार पर, डिवीजन के आधार पर और इन आधार पर उसमें 5 किंगडम से बांटा था। सबसे पहला था मोनेरा। मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स को रखा था जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया लाइक थे। दूसरा था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशिया, न्यूक्लिया लाइक प्रोटोजोआ रखे गए थे। फिर फंजाई था, फंजाई में मशरूम्स या मोल्ड्स या ईस्ट ये रखे गए थे। तो प्लांट में ऑटोट्रॉफ्स उनको रखा गया था। और एनिमेलिया में पूरे एनिमल्स को रखा गया था, स्पंज से लेकर के ह्यूमंस तक। तो स्पंज नहीं बोलेंगे, उनके फाइलम का नाम बताइए ना, स्पंज से लेके। हाँ फाइलम से लेके मैमल्स तक, मैमल्स तक, कॉर्डेटा तक। चलिए तो इसमें अगर मैं बात करूं आपसे बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया जो है आपने बोला कि एक कोश की जो थे प्रोकैरियोट्स, ठीक है, एक कोश की उनको रखा गया था। तो यूनिसेलुलर तो यूकैरियोट्स भी होते हैं कुछ, तो उनके नाम बताइए। यूनिसेलुलर भी होते हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि सभी जो है प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है। चलिए यूकैरियोट्स भी यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हाँ बताइए। अच्छा अमीबा जो है वो प्रोकैरियोट से कि यूकैरियोट से? दीपक जी आप बताइए। हाँ तो ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है? आप तो बोल रहे थे कि यूनिसेलुलर सारे प्रोकैरियोट्स में रखे गए, यूकैरियोट्स तो होते ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं जो फंजाई हैं कुछ, तो जैसे कि हमारा ईस्ट है, तो ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है?
तो ऐसा नहीं है कि हम यही बोलें सारे जो यूनिसेलर हैं वो प्रोकैरियोट्स ही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और तो ये क्या है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था आर एच विटेकर ने दिया था, और इन्होंने जो है मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में डिवाइड किया। और जो मोनेरा थे उसमें मेनली बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वगैरह जो थे ये आते हैं, साथ ही माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है दीपक जी? माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रो नहीं, माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया मोनेरा में रखा गया बैक्टीरिया के मतलब साथ में। अब इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है इसमें, बताइए। माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा इसे क्या एक और नाम से बोलते हैं, इसका एक नाम होता है, बताइए। कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? PPLO, प्लूरोनिमोनिया। हाँ, It is a smallest prokaryote which lacks cell wall and it is also known as PPLO, that is pleuropneumonia-like organisms. ओके। तो ये जो है इसको इस प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, बताइए। इसे PPLO क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी शिनका जी बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। निमोनिया, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, निमोनिया। हाँ जी, आप सही बोल रहे थे, बोलिए क्या बोला। नहीं, निमोनिया ये कहाँ करता है, निमोनिया ये करता है, माइकोप्लाज्मा करता है। मैम कैटल में सबसे पहले इसको कॉग्निटिव निमोनिया रोग के समय इसकी खोज हुई थी। निमोनिया के समय इसकी खोज हुई थी। ये उसके जैसा दिखता है क्या, उसके जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? निमोनिया जो फैलाते हैं उनके जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ जी। ये तो होती है उसमें इसलिए से प्लूरोनिमोनिया बोलते हैं। अच्छा, निमोनिया जो है उसके कारण क्या हो सकते हैं, निमोनिया किस कारण से होता है ये बता। निमोनिया किस कारण हो सकता है आप? जब लोअर रेस्पिरेटरी में जो एल्वियोलाई है वहां पर म्यूकस की फिलिंग हो जाती है जिसके कारण ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को निमोनिया कहा जाता है। ओके। अच्छा, कोविड-19 के बाद अगर बात करें तो टीचिंग मेथड में क्या क्या बदलाव आए हैं जो पहले नहीं थे लेकिन कोविड के बाद हमको देखने को मिले? बताइए क्या क्या बदलाव आए हैं कोविड के बाद ज़्यादा देखने को मिले हैं जो पहले नहीं थे? ऑनलाइन स्टडी में हाँ। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होने लगी। पहले इतना ऑनलाइन रिसोर्सेज फैसिलिटी नहीं थी, जो अभी जो कंटेंट मिल रहा है वो ज़्यादातर ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले नहीं था। तो कौन कौन सी जो टेक्निक्स है, ठीक है, उनको बढ़ावा मिला है इससे कोविड के बाद? ऑनलाइन टीचिंग गूगल क्लासरूम, वर्चुअल एप्स। चलिए, तो आप जो है स्टूडेंट अपने जो स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार के जो अगर बात करें टेक्निक्स उसका यूज़ करना चाहेंगे, बताइए। ओके, चलिए। अच्छा, अब थोड़ा डीएनए पे आ जाते हैं। तो मुझे डीएनए के जो टाइप होते हैं ABZ वगैरह, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है बताइए एक एक करके। डॉक्टर निहारिका अभी आई है, चलिए डॉक्टर निहारिका जी आप बताइए। जी मैम, जो डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन पिक ने दिया था वो टी फॉर्म है जिसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम का होता है और हेलिक्स पर टर्न जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का, और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं एक हेलिक्स में। इसमें मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप होता है। और जो ए फॉर्म है इसमें मैम अप्रॉक्स 11 जो होते हैं बेस पेयर, और जो जेड फॉर्म है उसमें 12 बेस पेयर होते हैं। जो जेड फॉर्म है वो जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें जो माइनर ग्रुप है वो ना
के बराबर होते हैं और मेजर ग्रुप ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसका शेप जो है वो जेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा दीपक जी, जी वॉटसन और क्रिक के बारे में जानते हैं? जी, वॉटसन के तो क्या है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले बताया था, और इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर डीएनए का डबल बताया, और बताया कि डीएनए दो एंटीपैरल स्ट्रैंड से मिलकर बना है, जिनके बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, और उनमें नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। चलिए डॉक्टर निहारिका जी, आप बताइए कि अभी मैंने कुछ समय पहले प्रश्न पूछा था कि माइकोप्लाज्मा जो है उसे पीपीएलओ क्यों बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा है वो माइन्यूट है और सेल वॉल लेस होता है। पीपीएलओ मैम डिजीज कॉज करता है, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाई हूं, बट इट कॉज द डिजीज जिसमें लाइक फ्लूइड जैसा बनता है, इसकी वजह से उसको पीपीएलओ कहते हैं। तो ये भी उस तरीके से जो है थोड़ा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, इसलिए ठीक है, सही बताया आपने। तो इसको भी थोड़ा देख लेना, पूछ लिया जाता है ये वाला, इसलिए मैंने आपसे पूछा, आप उस टाइम थे नहीं जब मैंने पूछा था। चलिए अच्छा ये बताइए कि कॉकरोच की अगर बात करें अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म जो है उसकी खेती को सरकार बढ़ावा दे रही है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? शासन जो है सब्सिडी वगैरह भी देती है उसके लिए, बर्मी कंपोस्टिंग। चलिए वर्मी कल्चर बोलते हैं। हाँ, बर्मी कल्चर, बर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, उससे जो खाद बनाई जाती है बर्मी कंपोस्टिंग ही होता है। तो ये बताइए कि ये जो है हमारे लिए यूज़फुल क्यों है, जो किसान है उनके लिए लाभदायक क्यों है, ऐसा क्या होता है इसमें, बताइए। मिट्टी को पोरस बना देता है, मतलब जो अथवा होता है वो मिट्टी को काफी मतलब पोरस बना देता है। पोरस बना देता है, तो उससे क्या होता है पोरस बनाने से? ये मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट को हटा के पोषक तत्व मतलब भरपूर खाद बना देता है, खाद बदल देता है, इसको फ्रेंडली है ये, तो कृषि के लिए लाभदायक है। कृषि के लिए लाभदायक है, ओके। अच्छा एक चीज़ और पूछ रही हूँ आपसे, अभी कृषि से आप है इसलिए एनवायरनमेंट में हो सकता है पूछ भी लिया जाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैम ऑर्गेनिक फार्मिंग वो खेती है जिसमें बताइए। केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है, और जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक जो भी जैसे वर्मी कंपोस्टिंग हो गया या फिर पर्मा कल्चर हो गया, इनका यूज करके हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ओके अच्छा एक और प्रश्न है, इसके बाद फिर आपके फाइलम वाइज पूछूंगी, ठीक है। ये बताइए आपको कि जो क्या उससे, हाँ न्यूट्रिशन के बारे में बताइए, न्यूट्रिशन क्या होता है बताइए, और अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन क्या है, और फिर अगर न्यूट्रिशन ना मिले आपको प्रॉपर तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इससे रिलेटेड जो है कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके नाम भी बता दीजिए, डिटेल भले ही मत बताइए, नाम बता दीजिए, ठीक है। बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिपेयर, वियर एंड टियर और ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड बाहर से हमें पोषण लेना होता है या न्यूट्रिशन लेना होता है, उसे हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये माइक्रो भी हो सकता है और मैक्रो भी होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स है वो आता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो माइन्यूट अमाउंट में जो एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो आते हैं, और वाइटामिन्स आते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन्स माइक्रो में आते हैं। अच्छा आपने न्यूट्रिएंट के बारे में बताया है ना, पोषक तत्वों के बारे में, मैंने न्यूट्रिशन पूछा था। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई मतलब ऑर्गेनिज्म जीव भोजन प्राप्त करता है, उसका पाचन करता है, उससे ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करता है, ताकि वह ग्रोथ, रिपेयर और लाइफ प्रोसेस बनाए रखे। चलिए इसके स्टेप बता सकते हैं, कितने स्टेप में होती है, स्टेप बता सकते हैं? स्टेप इसके अगर देखें तो पहला तो ये मतलब फर्स्ट इंजेस्टेशन मतलब भोजन ग्रहण करना, फिर डाइजेशन, और फिर एसिमिलेशन होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। बेबी तो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन हुआ ना, न कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन है, डाइजेशन के स्टेप नहीं है।
न्यूट्रिशन के स्टेप हैं ये, 5 स्टेप होते हैं, डाइजेशन के स्टेप नहीं है ये। अक्सर लोग इसको डाइजेशन के स्टेप समझ लेते हैं, न्यूट्रिशन के स्टेप है। ओके, अच्छा न्यूट्रिशन के टाइप बताइए मुझे, न्यूट्रिशन के टाइप बताइए। कौन बताएगा न्यूट्रिशन के सिर्फ टाइप नाम बताइए, सिर्फ शिवांशु बताएंगे आप न्यूट्रिशन के टाइप। न्यूट्रिशन मतलब वही आपका ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। Can we divide categories autotrophic and heterotrophic? Autotrophic nutrition means कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप से सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम का फॉर्मेशन करता है कि वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सके, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। जितने भी प्लांट्स हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके बाद जो हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी है, इनमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि होलोजोइक, जैसे कि सेप्रोजोइक और जैसे कि पैरासिटिक। होलोजोइक के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए बाहर के ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट तो है नहीं, लेकिन उनके पास उसको लेने की जो मैकेनिज्म है बाय इंजेक्शन होल सब्सटेंस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज होलोजोइक और न्यूट्रिशन। इसके बाद आता है सेप्रोजोइक, जो डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट्स को डिग्रेड करके फूड या एनर्जी। इसके बाद आता है पैरासिटिक, जो उसकी बॉडी सारे एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा सेप्रोजोइक में जितने भी फंजाई हैं और कुछ सेप्रोजोइक बैक्टीरिया और सभी इसके अंदर आ जाता है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर रखे जाते हैं जैसे कि ऐसे हेलमिंथिस के मेंबर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लेटिहेलमिंथिस के मेंबर्स हैं, ऐसे कई सारे पैरासाइट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं न्यूट्रिशन के टाइप। पूछा जा सकता है कभी, तो डाइजेशन और न्यूट्रिशन में थोड़ा अंतर होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए अच्छा ये बताइए मुझे कि सी अर्चिन के थोड़ा बताइए कि कैसा दिखाई देता है सी अर्चिन, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। चलिए जी मैम, सी अर्चिन को एरिस्टोटल लैंटर्न या अरस्तू का लालटेन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, हाँ ये बताइए, ये महत्वपूर्ण है, बताइए क्यों कहते हैं इसको। इसको अरस्तू का लालटेन इसलिए कहा जाता है, इसका जो माउथ पार्ट होता है वो पुराने समय में जो लालटेन होता था उसकी जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, जो भोजन को चबाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको एरिस्टोटल लैंटर्न कहा जाता है। ओके, चलिए इकाइनोडर्मिट्स में अगर सिमेट्री की बात करें तो किस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, सुची जी बताइए। तो मैं रेडियल सिमेट्री और लार्वा बायलैटरल सिमेट्री। किसने बताया ये? चलिए कोई बात नहीं, अच्छा सही बताया, लेकिन रेडियल और बायलेटरल बताया ना आपने लार्वा में, ठीक बताया, लेकिन मैंने सुची जी से पूछा था। एक सेकेंड, इनको ज्वाइन कर लेते हैं फिर आपसे पूछते हैं, एक मिनट। चलिए अब दीपक जी अभी आपसे जब पूछूं तभी बताइएगा आप, ठीक है। हाँ जी सुची जी, बॉडी कैविटी के बारे में बताइए। सुची जी हाँ, बॉडी कैविटी बताइए। चलिए दीपक जी अब बताइए बॉडी कैविटी के बारे में। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ अब बताइए बॉडी कैविटी क्या है। बॉडी कैविटी को सीलोम बोलते हैं। सीलोम कहते हैं, कैसी सीलोम होती है? सीलोम तो कई टाइप की होती है ना। सीलोम 3 टाइप की होती है, मतलब सीलोम बॉडी कैविटी 3 प्रकार की होती है। ये सीलोम में होते हैं जिनमें बॉडी सीलोम अलग नहीं पाई जाती, सीलोम कैविटी। दूसरे होता है सीलोसीलोम, तीसरे होता है सीलोमेट जिसमें सीलोम पाई जाती है। सबके मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए जी, एग्जांपल सबके एक दे दीजिए। ये सीलोमेट्स में आपके रखे जाएंगे प्लेटिहेलमिंथेस और सिलेंटेटा और पॉलीफेरा, और स्यूडोसीलोमेट में रखे जाएंगे नेमेटोहेलमिंथेस या अपना एस्केरिस वगैरह, और बाकी के सभी उसमें रखे जाएंगे सीलोमेट में। अच्छा, बाकी के मतलब एनेलिडा से लेकर के मोलस्का कार्डिड तक सारे सब में सीलोम पाई जाती है। तो आप लोगों में से जो बायोटेक वाले हो ना, वो खासकर जो पूरा क्लासिफिकेशन है फाइलम वगैरह इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से। बायोटेक से ठीक है, आप लोग बायोटेक में ठीक है, आपका अच्छा है सब्जेक्ट, लेकिन इसको भी तैयार कर लीजिए क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अच्छा ये बताइए कि जो इकाइनोडर्मेट्स हैं तो वो इकाइनोडर्मेट्स कहाँ रहते हैं?
फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, एस्चुरी कहाँ रहते हैं? मराइन होते हैं, मराइन, हाँ। एक्सक्लूसिवली मराइन। चलिए, कोई ऐसा एकाइनोडर्मिट जो फ्रेश वाटर में पाया जाता हो, क्या पाया जाता है या फिर बिल्कुल नहीं पाए जाते? बताइए। हाँ जी, दीपक जी आप बताइए। नहीं मैडम, सारे सारे मैराइन ही पढ़े। सारे मैराइनी होते हैं, पढ़े क्या होते ही हैं। चलिए, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का पाया जाता है एकाइनोडर्मिट्स में? एंडोडर्मिट में डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ डाइजेशन पाया जाएगा। हाँ। अगला वर्ग जो सी चलिए चलिए, अब दीपक जी थोड़ा आप रुकिए। हाँ, अब दूसरों को बताने दीजिए। बताइए प्रतिभा जी, फिर निहारिका जी बताएंगे। हाँ बताइए। यस मैम, इसमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसी के थ्रू इनका डाइजेशन होता है, और पर्टिकुलरली उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से नहीं प्रेजेंट है। चलिए निहारिका जी आप भी बताइए, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी मैम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो लोकोमोशन में, डाइजेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और उसमें यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जिससे कि मतलब उसमें मैम कंपोनेंट हाइड्रोपोरस जो पोरस प्लेट होती है सरफेस पे, जो सी वाटर को अलाउ करती है सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए। फिर स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियम कैनाल, लेटरल कैनाल, और ये पहुंचता है ट्यूब फीड, जो कि जिसे हम पोडिया भी कहते हैं। तो ये लोकोमोशन, गैस एक्सचेंज, डाइजेशन, चलिए, अच्छा मुझे कोऑर्डिनेटर के 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, और बिल्कुल ऐसा नहीं इधर उधर बताना है, सिर्फ उनके नाम बताना है, ठीक है? बिल्कुल कोऑर्डिनेटर के। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स के कुछ सब फाइला होते हैं, उनके नाम बताइए, कौन कौन से होते हैं? सिर्फ नाम बताइए। हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और स्टेफेलोकोर्डेटा। चलिए शिवांशु, हेमिकोर्डेटा के एग्जांपल बताइए। मैम हेमिकॉर्डेटा पहली बात तो कॉर्डेटा में नहीं आता नहीं है, आता ये तभी, लोगों ने बोला नहीं है। मैंने तभी तो आपसे एग्जांपल पूछा है। यूरोकोर्डेट्स होते हैं, सिफेलोकोर्डेट्स वगैरह ये आते हैं, हेमिकोर्डेटा नहीं आता। चलिए बताइए। हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोग्लोसस आता है और सेकोग्लोसस आता है। सो बेलेनोग्लोसस के बारे में बताइए। एक तरह से परमानेंट ऑर्गेनिज्म है ये, और मैराइन और वाटर बॉडी देखने के लिए मिल जाता है। इसके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड, और इसी के कारण कंफ्यूजन हुआ और इसको अर्लियर क्लासिफिकेशन में कॉर्डेट्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया। बाकी इसकी बॉडी के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला बकल कैविटी वाला पार्ट होता है, फिर इसके बाद प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है। ये ऐसे 3 पार्ट इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो एक सरफेस है उसके अंदर ये पिट्स बना के रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, ब्रेन, बाकी इसमें ठीक है क्रॉस पर रेगुलेशन का काम भी करता है। ठीक है। ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में बताइए। बताइए ये क्या है ब्रेंकियोस्टोमा? ब्रेंकियोस्टोमा को लेंस प्लेट और ये कॉर्डेट का पार्ट है। कॉर्डेट्स जो यूरोकॉर्डेट, कॉर्डेट्स की कैटेगरी में इसको रखा है। तो इसको एक बार देख लेना आप लोग, एग्जांपल को पूछ लिए जाते कॉर्डेट्स का मतलब है कि जिनमें नोटोकॉर्ड जो है बॉडी में सेफेलिक रीजन तक लिमिटेड रह जाती है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज सेफेलो। ओके, इसमें अगर बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स जो है उसके कुछ एग्जांपल बताइए। मैम पाइसेस और टेट्रापोड एम्फीबियन रेप्टाइल ये मैमल वर्टिब्रेट्स में आते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, मुझे पीसीज जो है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया आगे? On the basis of endoskeleton, which is made up of either cartilage or bones. On this basis, Pisces are categorized into 2 categories: chondrichthyes and osteichthyes. Chondrichthyes के अंदर वो सारे मेंबर्स जिनकी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होती है, और osteichthyes के अंदर वो सारे मेंबर्स जिनकी बोनी एंडोस्केलेटन होती है। osteichthyes के अंदर कई सारी फिशेस आती हैं, जैसे कि रोहू है, कतला है, मृगल है, ये सब आती हैं osteichthyes के अंदर। बाकी जो शार्क है और जितनी भी शार्क कैटेगरी की फिशेस हैं वो सब आती हैं chondrichthyes के अंदर। ओके, स्कोलिडॉन के बारे में बताइए, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। चलिए, अब मैं आप लोगों से, ठीक है, सब लोगों से पूछ रही हूँ, शिवांशु रहने दीजिए आप। अब मुझे कौन बताएगा इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स? हाँ
हाँ बताइए। and scaled cartilaginous fish है, इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। क्यों बोलते हैं इसे डॉग फिश? इसका शार्क है क्योंकि Dog fish. इसका जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो बहुत एनलार्ज होता है और इसकी स्मेल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे डॉग फिश भी बोलते हैं। और उसके बाद ये कार्टिलेजिनस फिश की कैटेगरी में आती है, तो इसके पास ओपर्कुलम नहीं होता है, इसके ओपन गिल स्लिट्स होते हैं। चलिए जयप्रकाश जी, आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। मैम वही फर्जन ने जो बताई थी, तो यही वही बताना चाह रहा सर, ठीक है, ओके। चलिए अब आप मुझे एवीज के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए, जो में प्रमुख लक्षण होते हैं एवीज में। चलिए बताइए। जी मैम। मैम एवीज में न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है, हॉलो बोन्स होती हैं जो उसके बॉडी वेट को कम करके करती है। एवीज में ओनली लेफ्ट ओरी प्रेजेंट होती है, राइट ओरी नहीं होती है। और एवीज में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। और एवीज के लंग्स में इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं जो जब वो हाइट में उड़ रही होती है तो उड़ रहे होते हैं तो उस बीच में उनको एयर सप्लाई करने में हेल्प करती है। चलिए एक प्रश्न, हाँ बताइए दीपक। चलिए ठीक है, मैंने 3-4 बोले थे, वैसे तो बहुत है। अच्छा ये बताइए, एक प्रश्न है ऐसे कि मुर्गी जो अंडा देती है, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज होता है कि अनफर्टिलाइज होता है? मुर्गी हमेशा फर्टिलाइज एग देती है या अनफर्टिलाइज एग भी दे सकती है, बताइए। हमेशा जो एग होता है वो फर्टिलाइज ही होता है। मुर्गी जो अंडा देती है, ठीक है, तो वो अंडा जो है ऑलवेज फर्टिलाइज ही होता है कि अनफर्टिलाइज भी हो सकता है, ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताइए। इंड्यूस्ड एग होते हैं और वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। नेचुरली वो एग नहीं करती है, दैट इज फर्टिलाइज्ड है। तो अनफर्टिलाइज भी दे सकती है और फर्टिलाइज भी दे सकती है, दोनों टाइप का ही होता है मुर्गी अंडा। चलिए अब मुझे बताइए, आप लोग की जो एलिगेटर है और जो क्रोकोडाइल होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? एलिगेटर और क्रोकोडाइल, कौन बताएगा मुझे? मोनिका। मैंने ये इसलिए पूछा है क्योंकि अभी नर्मदा नदी में जो है क्रोकोडाइल को छोड़ा गया है, इसलिए मैंने पूछा है कि एलिगेटर। हाँ बताइए। जो साउथ पार्ट होता है उसमें होता है, जो एलिगेटर होता है उसका ब्रॉड टाइप का होता है, और जो क्रोकोडाइल होता है उसका पॉइंटेड होता है। जो स्नाउट पार्ट रहता है उससे उसका डिस्ट्रीब्यूशन फीचर है। चलिए, तो इसलिए मैंने पूछा, हो सकता है पूछ लिया जाए, दिमाग घूम जाएगी दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि अभी छोड़े गए हैं ना। अच्छा ये बताइए, भारत में जो स्नैक्स हैं उनके कुछ ऐसे मतलब नाम बताइए जो जहरीले होते हैं। चलिए चलो ये बताइए कि क्लासिफिकेशन बता सकते हैं आप? किसी का क्लासिफिकेशन, किंग कोबरा क्लासिफिकेशन याद है किसी का? हाँ जी, किसी का क्लासिफिकेशन बता सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि कौन से स्नैक जो है नॉन पॉइजनस होते हैं, उनके नाम बता सकते हैं एक दो आप? बताइए बताइए। चलिए हाँ सोची जी, आप कुछ बोल रहे हैं? यस मैम, पाइथन है नॉन पॉइजनस। एक होता है जेमिनिस, ये भी नॉन पॉइजनस है, जिसको अपन की लैंग्वेज में धमन कहा जाता है, ये भी नॉन पॉइजनस है। तो ये जो है कहाँ देखने को मिलते हैं? ये इंडिया के ही है मैम। नहीं इंडिया में तो है, लेकिन भारत में कहाँ अक्सर मिल जाते हैं देखने को? कैसे क्षेत्रों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? घरों के आसपास रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आखिर? नॉन पॉइजनस वाले जो आपने बताया ना, कहाँ देखने को मिलते हैं? अच्छा रेटल स्नैक जो है वो अक्सर कहाँ देखने को मिलता है? डेजर्ट। अच्छा सबसे पॉइजनस स्नैक कौन सा है? कोबरा। कोबरा। वो बन गया।
अरे ओवरऑल अगर बात की जाए तो हाइड्रोफिश होता है जो कि ओशियंस में मिलता है, और अगर लैंड पर बात करेंगे तो फिर कोबरा है। कोबरा, हाइड्रोफिश ओवरऑल। बंद करना है, चलिए। अच्छा, अब एक अंतिम प्रश्न है, फिर टाइम हो रहा है इंटरव्यू का। तो ये बताइए आप लोग मुझे कि जेनेटिक्स जो थे, जेनेटिक्स को के बारे में अगर बात करें, जेनेटिक्स में एक व्यक्ति है मेंडल, ठीक है, उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कब किए थे? 7 सालों तक किए थे, और कब किए थे? हाँ, कब किए थे? 1856 और हाँ? 63 तक। देखो, आप पहले तो आप 19 याद रख लो, या 18 कब किए थे बताइए, कौन ने? 1856, ठीक है। 1856 में और 1856। ओके, ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं। आप लोग